कलेक्टर साहब साधारण से कपड़े पहनते हैं और नकली दाढ़ी मूंछ लगाकर एक सब्जी वाले का भेष धारण कर लेते हैं। इसके बाद वो एक सब्जी का ठेला लेते हैं और उस ठेले को लेकर सब्जी मंडी के पास में ही खड़े हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला कलेक्टर साहब से 200 रुपये मांगता है। कलेक्टर साहब कहते हैं, मैं आपको 200 रुपये क्यों दूं? मैं खुद ही इस ठेले को किराए पर लेकर आया हूं और मैं कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा। आपको पैसे क्यों दूं? पुलिस वाला उन्हें धमकाने लगता है और कहता है कि यहां पर अगर आपको सब्जी का ठेला लगाना है तो मुझे 200 रुपये देने होंगे। इस कहानी में इससे आगे और यहां तक यह कहानी कैसे पहुंची, पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले एक चंद्रशेखर नाम के डीएम साहब होते हैं। डीएम साहब बहुत ही ज्यादा ईमानदार हैं और अपने कार्य के प्रति बहुत ही ज्यादा निष्ठा रखते हैं। उनका मानना है कि कहीं पर भी कोई भी गलत काम हो तो उसे ना तो देखना चाहिए और उसको बढ़ावा देने से बिल्कुल रोकना चाहिए। इसी तरह से वह काम किया करते हैं और जिस जिले में भी उनकी पोस्टिंग होती है वहां के लोग घूसखोरी और रिश्वतखोरी जैसी चीजें बंद कर देते हैं, उनके डर के मारे, क्योंकि वह जगह जगह पर अलग अलग तरह के कारनामे दिखाते रहते थे। इसी दौरान चंद्रशेखर जी की पोस्टिंग लखनऊ में हो जाती है। लखनऊ में आकर वह अपना कार्यभार संभालने लगते हैं। अब चंद्रशेखर जी की पोस्टिंग जैसे लखनऊ में होती है तो यहां पर आने के बाद भी वह उसी तरह से काम करने लगते हैं। वह सोचते हैं कि यहां पर भी कोई करप्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी छोटी मोटी बात उन्हें पता चलती है तो उस पर फौरन एक्शन लिया जाता है। इसी तरह से वह काम करते रहते हैं। पोस्टिंग हुए उन्हें लगभग 15 दिन बीत जाते हैं। अब डीएम साहब के चर्चे लखनऊ के निवासियों में हो रहे थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि डीएम साहब आ गए हैं और वह किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं करते तो वो लोग इस बारे में चर्चा करने लगे। लखनऊ में एक चौक मंडी के नाम से सब्जी मंडी है। वहीं पर दो बुजुर्ग व्यक्ति आपस में बातें कर रहे थे, एक रेड़ी पर खड़े होकर। वे कह रहे थे कि डीएम साहब बड़े ईमानदार हैं और वह जरा सी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते। उन्होंने पहले भी अपना काम ईमानदारी से किया है और यहां पर भी ईमानदारी के साथ लखनऊ शहर को क्राइम मुक्त करा देंगे। इस बात को सब्जी मंडी में खड़ा हुआ एक सब्जी वाला सुन लेता है। उस सब्जी वाले की हालत काफी खराब थी और वह जैसे तैसे अपने बच्चों का गुजारा कर रहा था। रेडी वाला इस बात को सुनकर बहुत कुछ सोचने लगता है। फिर उसे लगता है कि ऐसा नहीं होगा, ये लोग वैसे ही बातें कर रहे हैं, दिखाने का कुछ और होता है और अंदर की बात कुछ और होती है। ऐसा सोचकर वह अपने काम में लग जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद दो व्यक्ति और इसी बारे में बात करते हुए उसे मिलते हैं। जब रेडी वाला दूसरे व्यक्तियों के मुंह से वही जिक्र सुनता है तो वह सोचने लगता है कि हो सकता है ये डीएम साहब ईमानदार हों, क्यों ना इनसे मिला जाए। इसके बाद जो रेडी वाला होता है वह दूसरे ही दिन डीएम ऑफिस पर डीएम साहब से मिलने के लिए चला जाता है। वहां जाकर वह उनका वेट करने लगता है। दरअसल डीएम साहब किसी मीटिंग में गए थे और उन्हें आने में लगभग 2 घंटे का समय लगने वाला था। लेकिन रेडी वाला वेट करने की बात करता है और कहता है कि जब डीएम साहब आ जाएं तो मुझे बता देना, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। धीरे धीरे समय बीतता है और डीएम साहब भी वापस आ जाते हैं। जैसे ही डीएम साहब वापस आते हैं, ठेले वाला उनसे मिलने उनके ऑफिस में चला जाता है। वहां जाने के बाद वह उनसे बातें करता है। बातों बातों में डीएम साहब को कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद डीएम साहब के तन बदन में आग लग जाती है। वह बताता है, साहब आपके शहर के पुलिस वाले हर ठेले वाले से पैसे लेते हैं, वरना वे धमकी देते हैं कि ठेला यहां से हटवा देंगे, फिर देखना तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा। डीएम साहब पूछते हैं, क्या तुमसे ही पैसे लेते हैं या सभी से लेते हैं? रेडी वाला बताता है, साहब सभी से लेते हैं। डीएम साहब कहते हैं, जब सभी से पैसे लेते हैं तो तुम ही शिकायत करने क्यों आए हो? इसके बाद रेडी वाला हाथ जोड़ लेता है और कहता है, साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मेरे घर में 2 बच्चों की जिम्मेदारी है जिनकी पढ़ाई लिखाई मुझे करवानी होती है। ऊपर से मेरी पत्नी की तबीयत भी खराब रहती है। अब साथ में पत्नी का इलाज है, बच्चों की पढ़ाई है और घर का खर्च है। इसके बावजूद भी मुझे पुलिस वालों को पैसा देना पड़ता है।
मैं पैसों की वजह से बहुत तंग आ गया हूं और इसी वजह से मैं यहां पर आया हूं। अगर हमारी कमाई अच्छी होती है तो हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कमाई नहीं होती है तो फर्क पड़ता है और मुझे इस बात का बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। इसी वजह से मैं आपके पास आया। अब इस बात को सुनकर डीएम साहब उन्हें शांत कराते हैं और कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई करूंगा। ऐसा कहकर डीएम साहब ने उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। रेडी वाला वहां से निकलने लगता है, लेकिन जैसे ही वह गेट से बाहर निकलने वाला होता है वह फौरन मुड़ता है। मुड़ने के बाद वह डीएम साहब के सामने हाथ जोड़ लेता है और कहता है, साहब, मैंने आपको यह सब कुछ बताया है, इस बारे में किसी को बताना मत, वरना मेरी रेडी को वहां पर कोई भी नहीं लगने देगा। डीएम साहब कहते हैं, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा, किसी को भी तुम्हारे बारे में नहीं पता चलेगा। इसके बाद रेडी वाला वहां से चला जाता है। डीएम साहब इस बारे में सोच विचार करने लगते हैं। दूसरे दिन डीएम साहब वहां के एसपी साहब से बात करते हैं। बात करने के बाद वहां पर पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाई जाती है, खासकर उस थाने के पुलिस वालों को। सभी को बुलाया गया जो उस मंडी के पास ड्यूटी करते हैं और जहां के पुलिस वाले वसूली किया करते थे। पुलिस वाले वहां पर आ जाते हैं और डीएम साहब इस बारे में जिक्र करते हैं। पुलिस वाले साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं, साहब, ऐसा कुछ नहीं है, शायद आपको किसी ने गलत जानकारी दी है। इसके बाद डीएम साहब कहते हैं, हो सकता है उसने गलत जानकारी दी हो, लेकिन तुम लोगों को आगाह करने के लिए मैंने बुलाया है कि इस तरह के काम बिल्कुल भी मत करना। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर देख लेना तुम्हारे साथ क्या होगा। ऐसी चेतावनी देकर डीएम साहब वहां से चले जाते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट अपने अपने काम में लग जाता है। इसके बाद डीएम साहब सोचने लगते हैं कि पुलिस वाले मना कर रहे हैं और वह व्यक्ति बता रहा था। उसकी आंखों के आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि वह सही कह रहा है। अगर वह झूठ बोलता तो अपना नाम आगे आने से क्यों मना करता। इसके बाद डीएम साहब खुद इस बारे में काम करने की सोचते हैं। वह सोचते हैं, मैं खुद जाऊंगा और खुद जाकर देखूंगा कि ऐसा होता है या नहीं। इसीलिए दूसरे ही दिन डीएम साहब अपनी एक छोटी सी टीम का गठन करते हैं। सभी से कहते हैं कि साधारण कपड़े पहन लो और भीड़ में घुल मिल जाओ। इसके बाद डीएम साहब खुद अपने भेष को पूरी तरह बदल देते हैं। साधारण कपड़े पहनते हैं, नकली दाढ़ी मूंछ लगाते हैं और अपने लिए एक सब्जी के ठेले का इंतजाम करते हैं। डीएम साहब उस सब्जी के ठेले को लेकर उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां के लिए उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें बताया था, यानी लखनऊ की चौक मंडी के पास। कलेक्टर साहब ने अपना भेष बदलकर सब्जी वाले का भेष रख लिया था। वहीं पर सब्जी का ठेला लगाकर खड़े हो गए थे। वह सब्जी वालों की तरह ही आवाज लगाकर सब्जी बेच रहे थे। बेचते बेचते उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक पुलिस वाला आता है। पुलिस वाला आकर डीएम साहब से, जो फिलहाल सब्जी वाले के भेष में थे, कहने लगता है, हाँ भाई, कहां से आए हो, नए नए लगते हो। डीएम साहब कहते हैं, साहब, अभी अभी इस शहर के अंदर आया हूं और यहां पर सोचा कि सब्जी का काम कर लूं ताकि मेरे परिवार का गुजर बसर हो सके। इसके बाद पुलिस वाला कहने लगता है, वो बात तो ठीक है कि अभी अभी आए हो, लेकिन यहां पर अगर तुम्हें काम करना है तो कुछ पैसे देने होंगे। उन पैसों को देने के बाद ही तुम यहां पर ठेला लगा सकते हो। डीएम साहब पूछते हैं, साहब, किस वजह से आपको पैसे चाहिए। पुलिस वाला धमकाते हुए कहता है, देखो, जहां पर तुमने ठेला लगा रखा है यह इल्लीगल जगह है। अगर हम चाहें तो तुम्हारा ठेला हटवा सकते हैं। अगर तुम्हें यहां काम करना है तो पैसे तो देने ही होंगे। डीएम साहब सब्जी वालों की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये लोग भी तो यहां पर ठेला लगाकर खड़े हुए हैं, इनसे तो आपने पैसे मांगे ही नहीं और मुझसे पैसा मांगने के लिए आ गए। पुलिस वाला कहता है, इनसे भी पैसे लेते हैं। इन्होंने हफ्ते का फिक्स कर रखा है और हफ्ते में एक बार इनसे उगाही होती है। इन सभी से पैसे ले रखे हैं और तुम्हें भी यह पैसा देना होगा। इस बात को सुनकर डीएम साहब को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह अभी तक पुलिस वाले को कुछ भी महसूस नहीं होने देते। वह उनसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं और कहते हैं, साहब, अभी तो मेरे पास पैसा नहीं है, आप शाम को आ जाना। शाम को अगर कमाई होती है तो मैं आपको दे दूंगा। अगर पैसे की कमाई नहीं हुई तो फिर आप कल ले लेना।
लेकिन पुलिस वाला उसे धमकाने लगता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, ऐसे सभी के बहाने होते हैं और तुम्हें पैसे आज ही देने होंगे। जब कलेक्टर साहब देखते हैं कि पुलिस वाला नहीं मानने वाला है तो वो उससे कहने लगते हैं, साहब आपको तो अधिकार ही नहीं है हमारे ठेले को यहां से हटवाने का, यह काम तो नगर पालिका वालों का होता है। अब इस बात को सुनते ही जो पुलिस वाला होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वह कहने लगता है, तुम अब मुझे कानून सिखाओगे? एक तो पैसे नहीं दे रहे, ऊपर से मुझे कानून सिखा रहे हो। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें अभी बताता हूं। इसके बाद पुलिस वाला फोन मिलाता है और फोन मिलाने के बाद नगर पालिका से 2 व्यक्तियों को वहां पर बुला लेता है। अब नगर पालिका वाले आकर डीएम साहब को धमकाने लगते हैं और कहते हैं, हटाओ यहां से ठेला, यहां पर ठेला लगाना इल्लीगल है। अगर तुम्हें ठेला लगाना है तो साहब जैसा कह रहे हैं वैसा मानना होगा। अब डीएम साहब जब इस बात को देखते हैं कि इन दोनों की मिली भगत है तो उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो नगर पालिका वालों से कहने लगते हैं, साहब मैं गरीब आदमी हूं, मेरे बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं और उनके लिए मुझे कुछ पैसा कमाना होगा। अभी तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। जो कुछ पैसे थे उनसे यह सब्जी खरीद ली है और यह ठेला भी किराए का है। तो आज मुझे शाम तक की मोहलत दे दो, मैं शाम को इनके पैसे दे दूंगा। लेकिन नगर पालिका वाले उसके ठेले को धकेलने लगते हैं और गिराने की कोशिश करते हैं। तभी जो कलेक्टर साहब होते हैं वह एकदम जोरदार आवाज में उन्हें रुकने के लिए कहते हैं और एकदम से अपने साथियों को जो उनके इधर उधर फैले हुए थे आवाज लगाकर वहां पर बुला लेते हैं। वे आने के बाद उन तीनों जनों को एक साथ पकड़ लेते हैं। पकड़ते ही डीएम साहब अपनी दाढ़ी मूंछ निकाल देते हैं और अपने असली भेष में आ जाते हैं। अब जैसे ही जो पुलिस वाला सामने खड़ा हुआ था और डीएम साहब से पैसे मांग रहा था, वह डीएम साहब को देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी अभी डीएम साहब ने पुलिस वालों की मीटिंग ली थी और वहां पर यह पुलिस वाला भी मौजूद था। एकदम से पुलिस वाला डीएम साहब को पहचान जाता है और हाथ जोड़कर उनके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। वह कहता है, साहब मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन डीएम साहब उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाते हैं और अपनी टीम से उन सभी को गिरफ्तार करवा देते हैं। गिरफ्तार करवाने के बाद उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाती है और सभी को उनकी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद जब यह बात चारों तरफ बाजार में पता चलती है कि इस तरह से डीएम साहब ने ऐसा कर दिया है, तो सभी लोग डीएम साहब की वाहवाही करने लगते हैं। पूरे शहर के अंदर डीएम साहब के चर्चे गूंज जाते हैं, क्योंकि सब्जी वाले ग्राहकों के सामने इस बात की चर्चा करते हैं और ग्राहक इस बात को इधर उधर पूरे शहर में फैला देते हैं। पूरे शहर के अंदर डीएम साहब का कारनामा गूंजने लगता है। शहर में जितने भी पुलिस वाले या कोई भी व्यक्ति रिश्वत लेता था वो सभी लोग चुप हो जाते हैं। कोई भी रिश्वत लेने के लिए आगे नहीं आता है। जब तक डीएम साहब की पोस्टिंग वहां पर रहती है तब तक कोई भी ऐसा काम नहीं होता जिस वजह से आम आदमी को परेशानी हो। वह सब्जी वाला जो डीएम साहब को यह बात बताने के लिए गया था, डीएम साहब उसकी मदद करने का फैसला भी करते हैं, क्योंकि उसने बताया था कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब है। इसके बाद डीएम साहब एक दिन घूमते घूमते दौरे पर उसी सब्जी मंडी में जाते हैं। वहां जाने के बाद सब्जी वाला उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। डीएम साहब उससे उसकी पत्नी की तबीयत के बारे में पूछते हैं। जब सब्जी वाला बताता है कि साहब अभी तो उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं है, तो डीएम साहब अपने पास से उन्हें एक पर्ची लिखकर देते हैं। वो कहते हैं, इस पर्ची को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना, जो भी डॉक्टर तुम्हारी पत्नी का इलाज करे उसे यह पर्ची दे देना, उसके बाद तुम देखना। इसके बाद सब्जी वाला ऐसा ही करता है। जैसे ही डॉक्टर साहब उस पर्ची पर लिखे नंबर पर फोन करते हैं तो एकदम से अलर्ट मोड में आ जाते हैं और उसकी पत्नी का अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। सब्जी वाले की पत्नी की तबीयत भी बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद उसके दिन सुख में व्यतीत होने लगते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है।
यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सकें और अपने जीवन में उसे अप्लाई कर सकें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।